हेलो बच्चों, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में परसिस्ट के बारे में पढ़ा कि परसिस्ट क्या होता है, उसका क्या कार्य होता है तथा उसकी क्या उपयोगिता होती है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि परसिस्ट के शीर्षक किस प्रकार से लिखे जाते हैं तथा उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले परसिस्ट के शीर्षक। परसिस्ट को कागज के मध्य में बड़े कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। परसिस्ट जो है, जब हम लिखते हैं तो इसको बड़े कैपिटल लेटर में कागज के बीच में लिखते हैं। कैसे? इस तरीके से। और परसिस्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। तो इस तरीके से हम लोग बड़े कैपिटल लेटर में जिस पेपर पे लिखना होता है उसके बीच में लिखते हैं और यहाँ पे रोमन में उसकी संख्या दी जाती है। अगर हिंदी में लिखते हैं तो इस तरीके से परसिस्ट, इस तरीके से लिखते हैं। इसे रोमन संख्या में 1, 2, 3 और 4 और इसी प्रकार से आगे की संख्याओं में क्रम में दिया जाता है, या वर्णमाला के अंग्रेजी या हिंदी के अक्षरों के अनुसार क्रम दिया जाता है। या फिर या तो इंग्लिश रोमन में संख्याएं दी जा सकती हैं या फिर हिंदी में अ, ब, स, या इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ए, बी, सी। ये अपेंडिक्स के क्रम में दिया जा सकता है, जैसे अपेंडिक्स ए या अपेंडिक्स या परसिस्ट और इस तरीके से इसकी संख्याएं, क्रम संख्याएं दी जाती हैं। परसिस्ट के पेजों की संख्या को अरेबिक संख्या में नंबर दिया जाता है। प्रत्येक पृथक परसिस्ट या प्रपत्र को पृथक अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, इस क्रम में परसिस्ट 1 या परसिस्ट 2 के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। अलग अलग परसिस्ट को, प्रपत्र को, जो भी हम लोग उसमें परसिस्ट में जोड़ते हैं उसको अलग अलग प्रपत्र के रूप में अलग अलग पेज पे अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी या अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, इस तरीके से उसको नंबर देते हुए जोड़ते जाते हैं, रूप में सूचीबद्ध करते जाते हैं। जब पाठ्य सामग्री का विवरण लिखा जाता है तो उस स्थान पर जो परसिस्ट की सामग्री की जानकारी से संबंधित होता है वहाँ कोष्टक में उससे संबंधित परसिस्ट का क्रम दे दिया जाता है। जब हम पाठ लिखते हैं तो उस अवस्था में क्या करते हैं कि यदि कोई उससे संबंधित कोई परसिस्ट है तो हम ब्रैकेट में परसिस्ट वन या परसिस्ट अ लिख देते हैं। इस तरीके से इसे हम लिख देते हैं ताकि अच्छे से, ताकि जो है पाठक उस विस्तृत विवरण हेतु परसिस्ट से संदर्भित कर सके, यानी कि जो पाठक पढ़ रहा है उस विषय को समझने के लिए परसिस्ट से आसानी से समझ सके। परसिस्ट में सम्मिलित की जा सकने वाली सामग्रियां, कुछ परसिस्ट में सम्मिलित की जा सकने वाली सामग्री, कुछ ऐसी सामग्री जो कि परसिस्ट में सम्मिलित की जाती है। इसमें सबसे पहला है प्रश्नावली या अनुसूची। अनुसूची
परसिस्ट में पारंपरिक रूप से सम्मिलित की जाने वाली एक सामग्री है, वो है प्रश्नावली और अनुसूची, जो पारंपरिक रूप से बहुत पहले से जो है इसे सम्मिलित किया जाता रहा है। यह एक जरूरी चीज़, परसिस्ट की जरूरी चीज़ होती है। उदाहरण जिसका उपयोग शोध कार्य में आंकड़ों तथा तथ्यों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रश्नावली का उपयोग कहाँ किया जाता है? आंकड़ों को एकत्र करने में किया जाता है। इसको परसिस्ट में सम्मिलित करना आज भी सही माना जाता है। आज भी जो है परसिस्ट में प्रश्नावली तथा अनुसूची को सम्मिलित करना सही मानते हैं। प्रश्नावली या अनुसूची को परसिस्ट में संलग्न करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे भरी हुई ना हो। जो भी अनुसूची या प्रश्नावली हो वो क्या होनी चाहिए? खाली होनी चाहिए, क्योंकि अगर भरी हुई प्रश्नावली हम सम्मिलित करते हैं तो वो बहुत मोटी, जो हमारा शोध कार्य है, जो हमारी पाठ्य सामग्री है, वो बहुत मोटी हो जाती है एवं वह कोई विशिष्ट उपयोगी उद्देश्य को पूर्ण नहीं करती। उससे कोई विशिष्ट जो हमारा उद्देश्य होता है वो पूर्ण नहीं होता उसको भरी हुई सम्मिलित करने से। तो कई बार भरे हुए प्रश्नों से जो उत्तर हमें प्राप्त होती है, जो जानकारी प्राप्त होती है, वो सही नहीं होती। अतः सामान्यतः खाली प्रश्नावली, बिना भरी हुई प्रश्नावली या अनुसूची को परसिस्ट में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जब आंकड़ों या तथ्यों का विश्लेषण शोध ग्रंथ में किया जाता है तब पाठक परसिस्ट के माध्यम से मौलिक प्रश्नावली के प्रश्नों की प्रकृति का परीक्षण कर सकता है। जब विश्लेषण करे, जब आंकड़ों का विश्लेषण करने का समय होता है तो उस समय जो है चाहे तो जो ओरिजिनल हम उसके पास प्रश्नावली है उसका जो है विश्लेषण परीक्षण कर सकता है। पाठक उन मौलिक निर्देशों को भी देख सकता है जो कि प्रतिभागियों को दिए गए थे। तो जो प्रश्नावली में जो निर्देश दिए गए थे, जो सूचनाएं दी गई थी, उसका भी वह अध्ययन कर सकता है। यह परसिस्ट में लगाना इसलिए उपयुक्त होता है क्योंकि यह पाठक को उन व्यवहारिक माप से अवगत कराते हैं जो कि शोध के लिए लिए गए हैं। जिन जिन विषयों पर शोध किया गया है, जिससे संबंधित जानकारी ली गई है, उसको समझने के लिए प्रश्नावली को लगाना परसिस्ट में आवश्यक होता है। यह सब सिद्धांत साक्षात्कार अनुसूची पर भी लागू होते हैं। दूसरी कौन सी चीज होती है जो बहुत जरूरी होती है? आधिकारिक प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट। आधिकारिक प्रलेख। परसिस्ट में आधिकारिक प्रलेख का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कई बार ये बहुत बड़ा हो जाता है। कई बार क्या होता है, बहुत बड़े बड़े पृष्ठों वाले, बहुत ज़्यादा पृष्ठों वाले हम इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। अतः यह अधिक उपयुक्त होता है कि इन्हें संदर्भ में सम्मिलित किया जाए। जिसमें इसको क्या है? संदर्भ में सम्मिलित किया जाए। केवल संबंधित उद्धरण को पाठ्य में सम्मिलित करके एवं उसका संदर्भ दे देने से संपूर्ण प्रलेख को प्रविष्ट में संलग्न की आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर हम उसका सिर्फ मेन चीज़, जो उसमें मुख्य चीज़ें होती हैं, उसे ही अगर हम पाठ्य में सम्मिलित कर लें तो ही बहुत होता है। संपूर्ण आधिकारिक प्रलेख की अपेक्षा उसके केवल 1 या 2 पेज को ही परसिस्ट में सम्मिलित करना चाहिए। संपूर्ण जो डॉक्यूमेंट हो, उसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, उसको सम्मिलित करने के बजाय जो उसके मेन 1-2 पेज हैं उसे ही परसिस्ट में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रारंभिक मूल आंकड़े। प्रारंभिक मूल आंकड़े। सांख्यिकीय तालिकाओं में प्रतिशत, माध्य, काई टेस्ट, काई वर्ग टेस्ट, मूल्य आदि कई आंकड़े दिए जाते हैं। अतः मूल्य समेकित आंकड़ों को परसिस्ट में संलग्न किया जा सकता है। इन्हें अपवाद स्वरूप ही आवश्यकता पड़ने पर सम्मिलित किया जाता है। जो भी सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए जिन जिन विधियों का, जिन जिन सूत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, उसे भी परसिस्ट में शामिल करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है परसिस्ट में रेखाचित्र व तालिकाएं। परसिस्ट में रेखाचित्र एवं तालिकाएं।
रेखा चित्र एवं तालिकाएं भी कई बार परिशिष्ट में पाए जाते हैं। यह उसी प्रकार से सम्मिलित किए जाते हैं जिस प्रकार शोध पत्र के मुख्य भाग में, किंतु इनको शोध पत्र के मुख्य भाग की अपेक्षा पृथक क्रम में संख्या दी जाती है। मुख्य भाग में जो क्रम होते हैं उससे अलग क्रम में जब परिशिष्ट में हम शामिल करते हैं तो उसका क्रम जो है दूसरा हो सकता है, तथा इसमें जो है रेखाचित्र तथा तालिकाएं सम्मिलित की जाती हैं। इसमें रेखाचित्र 1 एवं तालिका को 1 क्रमांक दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार आगे की रेखाचित्र व तालिकाओं का क्रम संख्या दी जाती है। इसमें रेखाचित्र को यदि पहला रेखाचित्र है तो रेखाचित्र 1, यदि दूसरा है तो रेखाचित्र 2, इस तरीके से इसका क्रम दिया जा सकता है। फिर कुछ अन्य सामग्री जो परिशिष्ट में सम्मिलित की जा सकती है। कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम परिशिष्ट में सम्मिलित कर सकते हैं, की जा सकती हैं, कुछ अन्य सामग्री जो परिशिष्ट में सम्मिलित की जा सकती है। निम्नलिखित सामग्री ऐसी है जिसे शोधकर्ता आवश्यकता अनुसार परिशिष्ट में सम्मिलित कर भी सकता है या छोड़ भी सकता है। कुछ ऐसे सामान जिनको परिशिष्ट में शामिल भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। पहला है नक्शे। जिस क्षेत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उस क्षेत्र का नक्शा, ताकि उस क्षेत्र के विषय में जाना जा सके कि वो क्षेत्र जो है कितने एरिया तक फैला हुआ है, उसका क्षेत्रफल कितना है। दूसरा, अतिरिक्त फोटोग्राफ जो कि शोध क्षेत्र के वास्तविक शोध कार्य से संबंधित है, यानी कि जब हम शोध कार्य कर रहे होते हैं तो उससे संबंधित फोटोग्राफ को भी हम परिशिष्ट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूत्रों की व्याख्या। यदि हम कोई सूत्र के द्वारा सांख्यिकीय विश्लेषण कर रहे हैं तो उन सूत्रों को भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए जिससे उसकी प्रामाणिकता प्रूफ हो सके। विश्लेषण हेतु विशेष विधि, खोजी विधि या कोई विशिष्ट सांख्यिकीय विधि हो तो उसका पूर्ण विवरण भी इसमें देना चाहिए। यदि सूत्र के अलावा हम सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए किसी और विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका भी विवरण जो है हमें परिशिष्ट में देना चाहिए। नेक्स्ट है कि किसी विशिष्ट प्रविधि हेतु विशिष्टीकृत कंप्यूटर प्रोग्राम। यदि कोई विशेष विश्लेषण के लिए हम किसी विशिष्ट कंप्यूटर के प्रोग्राम का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका भी पूर्ण विवरण जो है हमें परिशिष्ट में शामिल करना चाहिए, हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि शोध पत्र के पाठ में उपयोगी में लाए गए रसायन या यौगिकों के कुछ संक्षिप्त नामों या प्रचलित नामों को भी पूर्ण शब्दावली देनी चाहिए, वंशावली देनी चाहिए। यदि साइंस पे शोध है, जो हम शोध कर रहे हैं वो साइंस से संबंधित है और उसमें कुछ विशेष रसायन है या कुछ यौगिक हैं जिनके कुछ अपने संक्षिप्त नाम हैं, तो उन नामों तथा उनके वंशावलियों के बारे में भी परिशिष्ट में शामिल करना चाहिए कि उनका क्या संक्षिप्त नाम क्या है, उनकी वंशावली क्या है, तो उन सब का विवरण भी जो है हमें परिशिष्ट में देना चाहिए। नेक्स्ट है कि किसी विशिष्ट व्याख्या का रेखाचित्र। यदि कोई विशेष व्याख्या है तो उसके विषय में भी रेखाचित्र के माध्यम से हमें परिशिष्ट में समझाना चाहिए। फिर परिशिष्ट के उपयोग हेतु मार्गदर्शन। परिशिष्ट के उपयोग हेतु मार्गदर्शन
पहला है कि परसिस्ट में केवल आवश्यक दस्तावेज या प्रलेख ही संलग्न करने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताई जाती हैं कि किस प्रकार परसिस्ट में किन किन चीज़ों को सम्मिलित करना चाहिए। तो इसमें जो है जो मेन दस्तावेज हों उन्हें ही हमें परसिस्ट में सम्मिलित करना चाहिए, अन्यथा अगर वो ज़रूरी नहीं है तो उसे हमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए। कई जानकारियों को मुख्य शोध ग्रंथ में सम्मिलित करने पर विचार करना चाहिए अपेक्षाकृत परसिस्ट में। कुछ शोध कार्य ऐसे भी होते हैं, कुछ पत्र ऐसे भी होते हैं, डॉक्यूमेंट, जिन्हें हमें परसिस्ट में शामिल करने की जगह मुख्य जो शोध ग्रंथ है उसमें शामिल करने पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट है मूल आंकड़ों को केवल अपवाद स्वरूप सम्मिलित करना चाहिए। जो मूल आंकड़े हैं यदि बहुत ज़रूरत हो तभी उन्हें शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्नावली या अनुसूची की खाली प्रति को ही सम्मिलित करना चाहिए। जो प्रश्नावली या अनुसूची जिससे हम लोग आंकड़े एकत्र करते हैं उनकी सिर्फ खाली प्रति को ही परसिस्ट में शामिल करनी चाहिए। भरी हुई प्रश्नावली या भरी हुई अनुसूची को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है लंबे आधिकारिक दस्तावेजों का संकलन करने से बचना चाहिए। बहुत अधिक बड़े बड़े जो दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको पूर्ण रूप से सम्मिलित करने के बजाय हमें उसके मेन 1-2 पृष्ठ को ही सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट है कि परसिस्ट के प्रारंभ में एक स्पष्ट विषय सूची होनी चाहिए जो ये दर्शाए कि किन प्रलेखों या प्रपत्र को सम्मिलित किया गया है। परसिस्ट के प्रारंभ में ही जो है एक सूची होनी चाहिए, एक इंडेक्स होनी चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें ये दर्शाया जाए, जिसमें ये सारी चीज़ें बताई जाए कि परसिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं और किस क्रम में सम्मिलित की गई हैं। पहले परसिस्ट में कौन सी चीज़ें हैं, फिर दूसरे में कौन है, फिर तीसरा कौन है, चौथा कौन है। तो एक क्रम में एक लिस्ट बना लेनी चाहिए जो कि परसिस्ट के पहले हमें लगानी चाहिए, जिससे कि परसिस्ट को आसानी से समझा जा सके।